नमस्कार साथियों। अभी हम दूसरे केस के बारे में अभी बात करेंगे। वो केस ये है कि मुख्तार अंसारी जो डेली डॉन यूपी के जो हैं वो इस नो ऑर्डर वो मृत पाए गए। बताया जा रहा है कि उनकी हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई है, तो हार्ट स्ट्रोक की वजह से। तो ये इस पर बवाल मचा हुआ है पूरे के पूरे जो नेशनल और इंटरनेशनल भी काफ़ी देशों के अंदर इस बात के ऊपर जोर करवाया जा रहा है कि क्या चल रहा है देश में हमारे। और बहुत सारे विदेशी देश भी जैसे पाकिस्तान हो गया और दूसरे देश के कंट्रीज भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें फोकस करके रखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग टू पर्टिकुलर कम्युनिटी। अगर मुस्लिम के लोगों के साथ में कुछ होता है तो वो भी उसके ऊपर फोकस करके रखते हैं कि क्या सही नहीं हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। रिसेंट टाइम के अंदर जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देश के अंदर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो लोगों की जो सिक्योरिटी है वो सही नहीं हो पा रही है। जनता भयभीत है बहुत बुरी तरह से। अगर आप क्राइम रेट देखेंगे, नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डाटा देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का जो डाटा देखेंगे, उसके अंदर से जो टॉप 14 जो कंट्रीज 14 जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, जो 14 जो राज्य हैं हमारे देश के, उसमें से 9 राज्यों के अंदर बीजेपी का शासन है, जो रूलिंग पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी का शासन है उसके अंदर। इससे ये कहीं ना कहीं मैसेज आता है कि देश की जनता और स्पेशली महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं कहीं के राज में। अगर आप देखेंगे कि टॉप अगर उनमें से राज्य देखोगे तो टॉप 5 में से 4 राज्य बीजेपी रूल है। उसमें चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल है, लेकिन उसके अलावा चारों के चारों राज्य बीजेपी के हैं। और टोटल जो टॉप 14 जिसमें 13वें नंबर पे दिल्ली आती है, दिल्ली भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। वो एक तरह से एनजी के अंडर आती है पुलिस, और डीडीए वगैरह और जो पुलिस वगैरह है वो जो क्राइम के लिए जो क्राइम कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबल है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो एजेंसी है हमारे देश की जो पुलिस है, वो व्यवस्था पूरी की पूरी और एलजी के थ्रू होम मिनिस्ट्री से कंट्रोल होती है। तो वो उसके भी रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। तो टोटल 14 में से 9 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार है। मैं लगातार बोलता हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि आप किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, मोदी जी की गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं या योगी जी की गवर्नमेंट के, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। कल कोई सीट के ऊपर कोई अभी बीजेपी की सरकार है और यूपी में और दूसरे राज्यों में अगर दूसरे अगर बीजेपी के लोगों की सरकार है, तो कल कोई, वैसे तो मैं चाहूँगा नहीं कि कोई गधा आके प्राइम मिनिस्टर बन जाए हमारे देश का फ्यूचर में, लेकिन हाँ कोई अगर मूर्ख आदमी भी बन जाएगा ना, तो भी हम उसके खिलाफ भी बोलेंगे, चाहे वो XYZ किसी भी पार्टी का बना हो। अगर कोई भी बोलेगा तो हम उसकी कमियाँ निकालना हमारा अधिकार है, एक सामाजिक कार्यकर्ता का, एक जर्नलिस्ट का एक अधिकार है कि वो कमी जो हमारे उनकी जो रूलिंग जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ में कोई गड़बड़ है या डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ है, तो देश हित के अंदर बहुत ज़रूरी है बताना कि कम से कम सरकार उस चीज़ को करेक्शन कर सके और जनता को पता कर सके क्या सही हो रहा है, किसको क्या करना है। ये नहीं कि जो रूलिंग पार्टी दिखाना चाहती है वही दिखाई दे उनको कि भाई सब कुछ ठीक है, 3 ट्रिलियन इकॉनमी और 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बातें करते रहे और लोग भूखे मरते रहे, 80 करोड़ जनता को ये राशन बात करें। तो हम बात करेंगे अभी इसी मुद्दे के ऊपर कि लगातार अपराध की जहाँ तक बात कर रहे हैं कि अगर रेप केसेस की बात करते हो, अगर जो नेशनल क्राइम ब्यूरो के डाटा के अंदर आप देखोगे तो करीब 32,000 रेप हिंदुस्तान के अंदर इंडिया में हर साल होते हैं। कभी किसी साल के अंदर 500 ऊपर और 500 नीचे हो सकता है, कभी 31,500, कभी 31,600, कभी 32,500। तो मैं 32 ज़्यादातर 32 के करीब चलता है और रेशो तो 32 की बात कर रहा हूँ मैं कि 32,000 रेप इंडिया में होते हैं हर साल। और हमने इतने बड़े बड़े आंदोलन करने जम्मू तक इतने बड़े बड़े आंदोलन करे एक रेप के ऊपर के, लेकिन हमारा मकसद ये था कि भारत की जनता जो महिलाएं हैं उनको न्याय मिल सके। ये एक पर्टिकुलर केस का मुद्दा नहीं है, ये भारत के आधी आबादी का मुद्दा है। हमारे देश की जो आबादी है 50% पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, जो उनका रेशो ज़बरदस्ती बिगाड़ा, जो क्या बोलते हैं भ्रूण हत्या के थ्रू या किसी भी वजह से कई राज्यों के अंदर उसका रेशो बिगड़ गया था। उसके बाद 2014 के बाद में हमने लगातार कैंपेन किया, सरकार को भी सलाह दी और उनकी जो रूलिंग गवर्नमेंट्स थी जैसे हरियाणा वगैरह में जहाँ पे रेशो बहुत बिगड़ी हुई थी उनमें सुधार हुआ उसके बाद। और इसी तरह से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अलग बात है कि अब सरकार हमारे अपनी मर्जी करती है और जो भी है वो उनकी मर्जी है। वो आज जो माहौल है पूरे देश के अंदर वो डेमोक्रेसी की वजह, डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री है चेंज इनटू अ चमचाक्रेसी। अब चमचाक्रेसी जो चमचागिरी करेंगे उसकी बात सुनी जाती है, उनकी बात की तरफ ध्यान दिया जाता है। जो सच बोलने वाले हैं, जो न्याय की बात करते हैं हमारे जैसे लोग, उनसे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी हम बात करेंगे मुख्तार अंसारी के, जो अभी पिछले दिनों जो अतीक अहमद का जो हुआ था, जो
वो भी शूट आउट था एक तरह से, और बताया जाता है कि उसमें हायर्ड थे वो जो क्रिमिनल जो कि उन्होंने मारा था। और अभी जो ये बात करी है उसमें एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि वो जेल में, और सॉरी उसके अंदर क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज थे और वहाँ पे मरे, वो हार्ट अटैक आया उनको, हार्ट अरेस्ट और उसकी वजह से मर गए। दूसरी तरफ देखा जाए तो मायावती जी हों, अखिलेश यादव जी हों, या फिर दूसरी पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं, वो तमाम लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये एक मृत्यु नॉर्मल नहीं है, ये एक हत्या है, और ये हत्या और इसकी हाई लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि ये हत्या है सीधी, और पप्पू यादव ने भी यही बात बोली कि ये हत्या है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहुत ही आज प्रेसिडेंट भी का अचानक से वो कैसे मर गया पता, और ये तमाम बातें हैं उनके ऊपर। गवर्नमेंट ने, यूपी सरकार ने जांच एजेंसी भी बैठा दी है, और उसमें जांच एजेंसी में क्या निकलेगा, लीपापोती होगी या सच निकलेगा, हमें अभी नहीं पता है। लेकिन फिलहाल पूरे देश के अंदर हैवॉक मचा हुआ है। तमाम जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो तमाम, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो दूसरी पार्टी के गठबंधन के नेता लोग हैं, वो तमाम ये बातें करते रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हद से ज़्यादा खराब होती जा रही है। और एक तरफ यहाँ बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो ये कहती थी कि हम, खासकर यूपी में, तो उन्होंने यही कहा था कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे और शांति बहाल करेंगे और कोई क्राइम नहीं होगा। लेकिन उसी के साथ जो राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का डाटा है, भारत सरकार का डाटा है, वो सारी पोल खोल देता है राज्यों की। जो 14 में से 9 राज्यों में बीजेपी सरकार है। नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डाटा है, भारतीय राष्ट्रीय जो अपराध ब्यूरो का जो डाटा है, वो पोल बोलता है कि इतने सारे जो अपराध हो रहे हैं उसमें 9 में से जो टोटल 14 में से 9 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की सरकार है। अब बताइए, टॉप पे है वो क्राइम के अंदर, महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी टॉप पे हैं, ओवरऑल क्राइम में भी टॉप पे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर हम रेप की बात करते हैं, 32,000 के करीब रेप्स होते हैं इंडिया के अंदर एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से। आप गूगल करिए और अभी देख लीजिए, आपके हाथ में फ़ोन है, ठीक है, इसके बाद में वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में नोट कर लेना, गूगल पर लिखिएगा, और नंबर ऑफ रेप्स इन अ ईयर इन इंडिया, एक साल में कितने रेप हुए भारत के अंदर, कितने रेप होते हैं भारत के अंदर, ये लिखोगे डाटा आ जाएगा सामने। एनसीआरबी का जो भारत का डाटा है, भारत सरकार का डाटा, मेरा डाटा, उसमें आएगा कि 32,000 के करीब रेप होते हैं। पूरी लिस्ट आ जाएगी, 31,500, 31,000, 32,500 के करीब, तो 32,000 के करीब जो है। और ये कहा जाता है, तमाम एक्सपर्ट्स ही बोलते हैं कि भारत के अंदर छोटे शहरों में या गाँव वगैरह, गाँव देहात में तो रिपोर्टिंग नहीं की जाती है। 10% भी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, 2-3% भी शायद हार्ड की एफआईआर लिखी जाती होगी। तो ये अगर जो डाटा है वो 10% भी अगर हम मान लेते हैं, तो वो 100% लाने के लिए आपको इस डाटा को, जो 32,000 रेट है, उसको 10 से गुना करोगे तो 100 पे 100% से आएगा। इसका मतलब 3,20,000 रेट in इंडिया हर साल। जहाँ तक जो गवर्नमेंट का डाटा उसके हिसाब से देखते हैं तो हर महीने 2,667 रेट होते हैं, करीब 3,000 रेट होते हैं इंडिया के। अब सोचते कितना शॉकिंग बात है, एक रेप केस के ऊपर लिखा गवर्नमेंट पे इतना बड़ा हमने मूवमेंट खड़ा किया था। मैं सोचा था कानून बनेंगे, भारत की जनता, भारत की महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, कि देश के लोगों को सुरक्षा मिलेगी और सही से ज़िंदगी जी पाएंगे। लेकिन ओवर द ईयर्स की डेमोक्रेसी कंप्लीट इटाना इनको क्षमता कैसी, और कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता देश की जनता से, कोई लेना देना नहीं। आपने देखा हुआ कोरोना टाइम पे कि कैसे लोगों के लाश के ढेर कैसे लोग मर रहे थे। रात दिन शमशान घाट, देश के तमाम शमशान घाट में रात और दिन शव जलाए जाते थे। एक फायर पे एक उस पर जो चिता होती थी उस पर 10-10, 12-12 डेड बॉडी जलाई जाती थी, और जितने वहाँ पे चिताएँ थी उससे डबल तिब्बत चिताएँ बना दी थी उन्होंने, अलग से जला के पास में। उसके बाद फिर नॉन स्टॉप 24 घंटे लाशें जल रही थी। जो डाटा आया था, भारत सरकार कहती है करीब 40,000 के करीब लोग मर गए, और हकीकत के अंदर बाहर की जो एजेंसियाँ वो बता रही हैं करीब 4 लाख से भी ज़्यादा लोग मरे हैं पूरे उसके अंदर। तो हमारे जो डाटा, हम तो कहेंगे करोड़ से भी ऊपर मरे हैं, तो काफ़ी लोग मरे हैं जिसका डाटा ही नहीं मिला। घरों में ही मर गए, कमरों में ही मर के रहते बेचारों का पता नहीं चला कौन गाँव देहात में क्या से लाएगा। सरकार ने कोई डाटा की जरूरत नहीं रखी कितने लोग मरे। उसके बाद वैक्सीन में जो डिस्टॉर्शन आए, उनके जेनेटिक डिस्टॉर्शन आए, उनकी बॉडी में जीन्स के अंदर चेंजेस आए, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हुआ, बीमारियाँ हो गई उनको अलग अलग वजह से, और अचानक से लोग चलते चलते मर गए। तो जिम में एक्सरसाइज करता हुआ मरा, कितने बड़े बड़े खेल जैसे कितने बड़े बड़े कलाकार से डाट वगैरह ऐसे ही मर के सीधा सुधा वगैरह, कितने बेचारे एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिट बन रहे हैं और मर गए। कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई परफॉर्म कर रहा है, मर गया। कोई नहीं पता कौन बंदे का कब हो जाए ऊपर। अभी उन्हीं भाई साहब जो दारू वाला, क्या नाम है उनका, पुणे वाला, तो पुणे वाला भाई साहब को ये दोबारा से अब टीबी की वैक्सीन बनाने के लिए दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की। टीबी मुक्त कर देंगे भारत को। पहले भी पिछली सरकारों ने भी टीबी मुक्त कराया काफ़ी, और काफ़ी कम हो गई है टीबी
जो मरीज देश के अंदर। अब दोबारा से नई वैक्सीन बनाने का उन्हीं को सौदा दिया गया है। नेक्स्ट की कोई बचेगा नहीं पूरे देश में, मतलब टीबी से बचेगा या इनसे बचेगा, कोई बच पाएगा नहीं बच पाएगा। आगे बताइए, देखते हैं क्या होता है। तो अभी इसके बाद में हम देखते हैं कि मुख्तार अंसारी के बारे में, जो उनकी मौत के बारे में इतना बवाल मचा हुआ पूरे देश के अंदर। तमाम लोग कह रहे हैं कि ये तो भैया हत्या है, मार दिया गया उसको, इसकी तकलीफ जाँच होनी चाहिए। बहुत हो गया, अतीक अहमद को भी ऐसे निपटारा किया, उनको गोली में छुटा दिया गया। अभी देखिए, इसके बारे में सबसे बड़ी चीज़ जो लोग तमाम एक्सपर्ट्स भी यही बोलते हैं, जो जानकार लोग बोलते हैं और या सामाजिक कार्यकर्ता ये बोलते हैं कि भैया जब आप एक तरफ सरकार जो यूपी की सरकार है या दूसरे राज्यों की जो सरकार है, जैसे स्टेट्स हैं या दूसरी, वो कहते हैं कि हमने इतने अपराधी मार, खासकर यूपी में वो कहते हैं कि हमने इतने हज़ार अपराधी मार दिए। भैया जब आपने सारे अपराधी मार दिए तो फिर ये तर्क बन रहा था जो राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का डाटा में आपका टॉप में आ रहे हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो रेप्स के जो केसेस हैं ना, रेप के केसेस के अंदर, ये भी मैं ओवरऑल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, जो महिलाओं के खिलाफ प्राथमिक टोटल बात कर रहा था, 32,000 रेप्स होते हैं देश में। और जो टोटल जो 5 टॉप राज्य हैं ना जिनमें सबसे ज़्यादा रेप्स होते हैं इंडिया के अंदर, वो पाँचों के पाँचों बीजेपी रूल स्टेट्स हैं। 100% सच है ये, आप गूगल कर लीजिए, आपके हाथ में ही है, और करिए, आप जरूर करिए। आपको भारत माता की कसम है, आपको जिसको मानते हो कसम है, आप गूगल करिए, देखिए नंबर ऑफ रेप्स इन इंडिया, जो लिस्ट आएगी 32,000 के करीब और 2,667 के करीब जो एक महीने में रेप होते हैं। ये 10% की FIR नहीं है, इसकी ओरिजिनल तो आपको 10 से गुना ज़्यादा पड़ेगा इन सारे आपको, तब जाकर ओरिजिनल मिलेगा। तो ये देखिए कि कितना, उसमें से भी मैं खतरनाक चीज़ ये है कि जो रेप की जो लिस्ट है किसके राज्य में ज़्यादा होती है, उसमें टॉप 5 में से पाँचों टॉप 5 जो है ना, वो 5 ही बीजेपी रूल स्टेट है। और 10 में से जो टॉप 10 हैं, 10 में से 8 राज्यों के अंदर एक का दुक्का कोई स्टेट दूसरी बचा होगा रेप अपराधी, वरना 10 में से 8 राज्यों में सबसे ज़्यादा रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं इंडिया के अंदर, वो बीजेपी की सरकार है। अब ये मैं बोल रहा हूँ क्या, आप कहोगे मैं अपना बदनाम कर रहा हूँ, मैं बीजेपी को बदनाम कर रहा हूँ, मैं यूपी गवर्नमेंट को, मैं भैया मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ। ये खुद ही तरमीम के ऐसे इन्होंने, देखो ना, आप बताइए, आपको एक जनता को एक सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप जनता को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो आपको कोई अधिकार नहीं है वहाँ पे शासन करने का, देश में भी और राज्यों के अंदर। मुझे बताइए, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसके अंदर महिलाओं की स्थिति खराब हो, जिस राज्य के अंदर बुजुर्गों की हालत खराब हो, या महिलाओं या बुजुर्गों या बच्चों के लिए लगातार उनके खिलाफ केसेस हों, ऐसे में उस पार्टी को या उस नेता को कभी भी प्रधानमंत्री देश का नहीं बनाना चाहिए। बहुत बुरी स्थिति है। और मैं कहूँगा कि चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार हो, ममता बनर्जी 4थे नंबर पे आती हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध की लिस्ट के अंदर, जो वेस्ट बंगाल में, ये बहुत बुरी स्थिति है, बहुत ही बुरी स्थिति है। मैं चाहता हूँ कि वो अगर कभी सपना देखती है कि प्रधानमंत्री बनने के देश के, तो सबसे पहले उस राज्य के अंदर एक आइडियल राज्य बनाना पड़ेगा, क्राइम स्टेट बनानी पड़ेगी, जो जनता को सुरक्षा, जनता की सुरक्षा ही नहीं है तो आप बाकी पूरे देश में जब आपने राज्य में सत्यानाश कर दिया तो देश की लेवल पर भी सत्यानाश ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा हमारे देश के जो नेता हैं, जो रूलिंग पार्टी के नेता हैं, वो इस पर गौर फरमाइए और देखिए कि कैसे क्राइम खत्म हो सकता है हमारे देश में। अभी उन्होंने क्राइम करने का जो एक कहा कि चलो ये हम मार देते हैं हम लोगों को, ये होता है, तो अब देखिए एनकाउंटर करना, कई लोग वीडियो पे जाकर कमेंट करते हैं कि भैया हम योगी जी तो 3 दिन में एनकाउंटर कर देते हैं बंदे का। मैंने कहा भैया एनकाउंटर करना का मतलब है कानून को अपने हाथ में लेना। कानून जो है उसका राज होता है पूरे देश के अंदर, रूल ऑफ लॉ जिसको कहते हैं, कानून का ही राज होता है। कानून को ही हक है, कोर्ट को, अदालत को हक है, कानून को हक है किसी की जान लेने का। पुलिस को ये अधिकार नहीं है, पुलिस सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और किसी की जान लेने का अधिकार पुलिस के पास नहीं है। पुलिस अगर एनकाउंटर करती है इसका मतलब है पूरी की पूरी कोर्ट की जुडिशियल जो प्रोसेस है उसको वो ताक पे रखती है, उसको हटा देती है कि ये कुछ भी नहीं है, हम डिसाइड करेंगे, वो किसी को गोली मार के एनकाउंटर कर देती है। अब एनकाउंटर करती है किसी का, एनकाउंटर करना का कोई सोल्यूशन है, अपने हाथ में कानून लेना, इसका मतलब अपने हाथ में कानून को अपने कब्जे में करना कि कानून नहीं है, हमारी व्यवस्था है, हम डिसाइड करेंगे। तो ठीक है, आप डिसाइड करें, फिर कोर्ट कचहरी की जरूरत क्या है, फिर जुडिशियल की भी जरूरत क्या है, आप ही करिए ना। फिर बात जंगल राज ही चल रहा है तो आप मार के देखिए सकते। तो आप लोगों की क्रिमिनल है, बहुत खतरनाक, लंबा समय लग जाता है, उसके अंदर ये लग जाता है, वो लग जाता है, तमाम बातें। लेकिन एक बात है, देश में आतंकवादियों का केस भी, कई जो केसेस थे तो अफजल गुरु का और कई केसेस थे जो कितने बरस लगे यार उसके अंदर। बॉम्बे का जो केस था, बॉम्बे बम ब्लास्ट में
10-12 साल लग गए थे उनकी। जब आतंकवादी को समय मिल सकता है तो बाकी को भी मिलना चाहिए, उनका केस चलना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, उनको ये लगे कि भैया हाँ उनको भी न्याय मिला, उन्होंने एक कानून का प्रोसेस में जाके मिला। आप कैसे अपने हाथ में लेकर गोली मार सकते हो? उसको क्या मतलब है कि आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, कानून व्यवस्था को अपने कब्जे में कर रहे हो। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि देयर इज नो डेमोक्रेसी। जनता को कहाँ वैल्यू है? आपको जो मर्जी करोगे, आप अपने आप ही गोली मार दोगे तो क्या क्या कानून को वैल्यू नहीं देते। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, एनकाउंटर उसका सॉल्यूशन नहीं है। आपको सरकार को ये देखना चाहिए कि कैसे हम बेटर पुलिसिंग कर सकते हैं, कैसे जनता को सुरक्षा दे सकते हैं कि आतंकवादी या क्रिमिनल लोग उनको जनता पे अटैक ना कर सके, जनता को नुकसान ना पहुंचा सके, और कानून व्यवस्था बन रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, और सिक्योरिटी लोगों की सही से रहे, जिससे कि लोग संतत होकर जीव पाए और सही से नॉर्म होकर जीव पाए। अभी इसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाए जा रहे हैं कि भैया आप कह रहे हो कि आपने 10,000 लोग जो बोलते हैं कि 10,000 क्रिमिनल को मार दिया मोदी और सहयोगी गवर्नमेंट। अच्छा अपने ये 10,000 11,000 को मार दिया आपने, तो फिर क्राइम कर कौन रहा है? डाटा तो आपकी सरकार का नेशनल क्राइम ब्यूरो का, वो तो कह रहा है कि टॉप में ओवरऑल जो क्राइम की लिस्ट है उसमें भी टॉप पे यूपी, बिहार, यूपी यही आते रहते हैं टॉप पे, दोनों पे नंबर 1 नंबर करके बताओ। अब इक्के दुक्की केस में हो गया। दूसरा चीज़, महिलाओं के खिलाफ अपराध के अंदर भी आप टॉप पे हैं। रेप्स की लिस्ट में आप 10 में से 8 राज्यों में आप ही का नाम है टॉप पे। 5 जो रेप की जो टॉप राज्यों की लिस्ट है जिसमें ज़्यादा रेप होता है उसमें 5 की 5 ही आपकी लिस्ट है। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ भाई, गूगल करके देख लो, ये भारत सरकार का डाटा है। तो अब ये बताइए कि इसके अंदर क्या व्यवस्था है पूरे देश के अंदर? और फिर आप कह रहे हो कि आपने सारे मार दिए, क्रिमिनल सारे के सारे मार दिया, अपराध आपको तो फिर कौन कर रहा है? इसका मतलब है कि उनके गुंडे तो गुंडे, हमारे गुंडे संत। ऐसा तो नहीं है ना, क्राइम कोई तो कर रहा है। तो हमें निष्पक्ष होकर निस्वार्थ और निष्पक्ष भाव से देखना चाहिए, हमें कुछ एंगल से करना चाहिए इस चीज़ का समाधान कि भैया क्राइम जो करेगा, अपराधी का कोई भी धर्म नहीं होता, कोई दीन ईमान नहीं होता, वो किसी के लिए भी पेमेंट लेके किसी को भी मार देता है। चाहे मुस्लिम क्रिमिनल होगा मुस्लिम को ही मार देगा, हिंदू क्रिमिनल हो हिंदू को ही मार देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्रिमिनल है। अपराधी होता है, वो किसी धर्म और जात का नहीं होता। इसलिए आपको भी, सरकार के लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई धर्म वर्म की बात नहीं, अपराधी है तो उसको अगर अपराध को खत्म करना है तो अपराधी को खत्म करना पड़ेगा आपको। हाँ ये है कि मैं नहीं कह रहा कि आप एनकाउंटर करें, लेकिन उसको अरेस्ट करके आप जेल में डालिए, उसका एक केस चलेगा तो अपने आप कोर्ट डिसाइड करेगा क्या होगा, कहीं सब लोग मिलते हैं नहीं मिलते हैं, कहीं वो अलग बात है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक बेटर व्यवस्था देनी चाहिए, एक बेटर गवर्नेंस देनी चाहिए, जिसमें पुलिसिंग उसका एक मेजर हिस्सा होता है, एक मेन हिस्सा होता है कि पुलिस के द्वारा सेंस एंड सिक्योरिटी, कानून की व्यवस्था जनता के डोर स्टेप पे कैसे जाए, जनता को न्याय कैसे मिले, उनके डोर स्टेप के ऊपर कैसे जाए। आप एक मोबाइल जो न्याय व्यवस्था कर सकते हैं, मोबाइल एक जुडिशियल प्रोसेस जो कि एक कोर्ट, जो मोबाइल कोर्ट है, कई जगहों पे कोशिश करिए, कई राज्यों के अंदर, तो वो हर जगह होती, पूरे देश में होना चाहिए, गाँव-गाँव तक वो बेंच जाए जजेस के सामने, और वो लोग कुछ भी कंप्लेन करना चाहते हैं वो करें। जहाँ तक छोटे-मोटे केस की बात है तो उनको कोशिश करें कि वहीं पे पिछले 1-2 हियरिंग के अंदर, हियरिंग में छोटे-मोटे केसेस के अंदर उसका निपटारा जल्दी से जल्दी करा जाए, जिससे कि नंबर ऑफ केसेस की भीड़ ना लगे उसमें। क्योंकि ऑलरेडी हमारे चीफ जस्टिस जो पहले के जो चीफ जस्टिस थे जो पहले इनसे, वो रोते थे पब्लिकली कि लोग अपॉइंटेड भी नहीं है, जजेस अपॉइंटेड भी नहीं है सब जगह पे, और जजेस की कमी है। इस देश में लाखों करोड़ के अंदर पेंडिंग केसेस पड़े हैं, न्याय व्यवस्था सही नहीं है। तो न्याय व्यवस्था, सुरक्षा, ये तमाम चीज़ें मेजर इश्यूज़ हैं एक अच्छी गवर्नेंस के। मैं ये चाहूँगा कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दें, इन चीज़ों की तरफ, मेरे पे अटैक करने की बजाय उन इशू पर ध्यान दें। मैं तो आपको एक बात बता रहा हूँ, एक आदमी कर रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी। कोई राहुल गांधी आएगा कल, मैं उसके खिलाफ भी बोलूँगा, कोई केजरीवाल या कोई भी बनेगा XYZ, हम बोलेंगे। और तमाम एक्टिविस्ट को बोलना भी चाहिए, जज जो जर्नलिस्ट है उनको भी बोलना चाहिए, उनको संतता देनी चाहिए, वो एक डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसका हिस्सा है वो। तो इसी के साथ मैं इसको विराम करता हूँ, और नेक्स्ट अपडेट के साथ में मैं जल्दी से जल्दी आपसे मिलूँगा। थैंक फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे।